जैसे कि बताया जाता है कि परमिट क्या है, तो परमिट इज़ एन ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वर्क एक्टिविटी इन ए सेफ मैनर। मतलब परमिट एक ऐसा ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है जो साइड एक्टिविटी में रिक्वायर्ड की जाती है। और आप जाने कि टीबीटी जैसे परमिट निकलता है ना, तो उससे पहले क्या होता है, परमिट लेने के बाद टीबीटी किया जाता है। टीबीटी मालूम है? टीबीटी जिसका फुल फॉर्म होता है टूल बॉक्स टॉक। व्हाट इज टीबीटी? The toolbox talk is short safety briefing given to all employees before starting the work activity. Only important topic to be discussed in the toolbox talk. यानी कि कहने का मतलब है कि TBT जो है, TBT इज शॉर्ट सेफ्टी ब्रीफिंग गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज़ बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एक्टिविटी। यानी किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपको TBT देना होता है। और एक छोटा सा समझिए कि शॉर्ट ब्रीफिंग है, छोटा सा एक प्रचार है, छोटा सा उस काम के बारे में आइडिया दिया जाता है, उस काम के बारे में समझाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। आप चाहे इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर गल्फ़ में काम कर रहे हैं, कोई काम करें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं काम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप टीबीटी अटेंड किए कि नहीं, और एक टीबीटी का पेपर आता है उस पर आप साइन किए कि नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि देखिएगा, आप इंडिया के भी प्लांट में काम कर रहे हैं या फिर विदेश में काम कर रहे हैं कहीं भी, तो एक टीबीटी किया जाता है। और वो कब होता है? काम होने के बाद नहीं होता है, काम होने से पहले टीबीटी होता है। टीबीटी क्यों होता है? वो हमारे ही सेफ्टी के लिए होता है। उसमें आप जिस साइड एक्टिविटी में काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हज़ार्ड्स है, क्या क्या उसका जो है प्रिकॉशंस है, उसका ख़तरा क्या क्या है, ख़तरा से बचने का तरीका क्या है, ये पूरा प्रोसीजर्स और रूल्स और रेगुलेशंस जो है एक्टिविटी के अंदर डिस्कस किया जाता है, जाकि जिससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलता है, और ये जानकारी लेना ज़रूरी होता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। और अभी तक जो फ्रेंड्स जुड़े हुए नहीं हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि लाइव में जुड़ने की कोशिश करें, और बहुत सारे बातें करेंगे जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। और आप लड़का है तो आपको कमाना ही है, ये झूठ नहीं है, सच है। आपको कमाना ही पड़ेगा, आप किसी भी हाल में कमाइए। आप कहाँ से लेके आ रहे हो उससे मतलब नहीं, आपको पैसा कमा रहे कि नहीं इससे मतलब है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, सही है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? घर में बैठ नहीं सकते। घर में बैठ के भाई की कमाई, माँ बाप की कमाई नहीं खा सकते हैं। उसके लिए आपको कमाना ही पड़ेगा, अर्निंग करना पड़ेगा। आप चाहे प्लांट में जाके हेल्परी करिए, लेबर माने उसमें जाके मजदूरी करिए, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, कुछ भी करिए, आपको कमाना है तो कमाना है। लड़की तो है तो शादी करके घर में बैठ सकती है, लेकिन लड़का है तो आपको कमाना है। और कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष ज़रूरी है। इसके बगैर आप संघर्ष से कभी भाग नहीं सकते। संघर्ष से भाग रहे इसका मतलब आप जो है कुछ नहीं कर सकते, आलसी है आप। और आलसी आदमी का आने वाला समय में गुजारा नहीं है। जब तक आपका भाई भाई एक साथ है, आने वाला समय में आज वही भाई अलग हो जाएगा। और जब अलग होता है ना, देखिए क्या होता है कि जब एक परिवार एक साथ रहता है ना, हकीकत है, ये हकीकत बता रहा हूँ, गलत नहीं है। जब एक भाई, एक अगर जो माता और पिता के अगर 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, बहन है तो शादी कर दीजिएगा, चले जाएगी, लेकिन भाई कमाना शुरू करेगा और एक ऐसा समय है कि छोटा भाई को अलग कर देगा। ये दुनिया का सच है। और जब अलग हो गएगा तो उसी प्रॉपर्टी में, उसी ज़मीन में, उसी सारा चीज़ में आपको बंटवारा होगा, और फिर वही खुशी जो है बिखर जाएगी। वो जब खुशी बिखरेगा ना, तो फिर बहुत अफसोस होता है मेरे दोस्त। वहाँ पर अपने आप को संभालना पड़ता है। तो मर्द रोता नहीं है, मर्द जो है अपना गम को छुपाता है, लेकिन औरत क्या करती है? औरत रो गा के अपना गम को निकाल लेती है। तो आप मर्द है ना, आप लड़का है ना, तो कमाना तो पड़ेगा ना। क्या आप इस सब हकीकत से भाग सकते हैं कि ना हमको नहीं कमाना है, हम घर बैठ के रहेंगे, हम घर बैठ के पैसा कमाएंगे? आप कुछ भी करिए, घर पे बिजनेस करिए या फिर किसी के यहाँ जाकर नौकरी करिए, आपको पैसा कमाना है। और प्लांट लाइन में आ गए तो आपको इन सभी रूल्सों के बारे में मतलब जानकारी लेना ज़रूरी है, चाहे आप इंडिया के प्लांट में काम कर रहे हैं या फिर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर देखिए, हर जगह के कुछ न कुछ प्रोसेस होता है और कुछ न कुछ जो है नियम्स होते हैं जिससे आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो करना पड़ता है भाई, ये कोई नहीं कर सकता कि नहीं मुझे जो है ये काम नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना है,
ऐसा नहीं है। जब कंपनी में गए तो कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस है, वहाँ पर खाना बनाना है या कंपनी खाना दे रही है वो खाना पड़ेगा, या फिर खुद से खाना बनाया खाइए। टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आप काम करिए, सबसे पहले टाइम को फॉलो ज़रूरी है। ये सब ज़रूरी है मेरे दोस्त। और ज़्यादातर जब प्लांट में जाइएगा ना तो आपको 2 चीज़ समझाया जाएगा कि भाई 2 काम होगा, एक तो हॉट वर्क होगा, एक कोल्ड वर्क होगा। एक होगा हॉट वर्क और दूसरा होगा कोल्ड वर्क। हॉट वर्क बोलते फॉर द वर्क दैट है द सोर्स ऑफ इग्निशन, मैंने ऐसा काम जिसमें आग लगने के चांसेस हो, जिसमें स्पार्क निकलता हो या हीट उसमें निकलता हो। हीट जो समझ रहा है ना, हीट उसमें गर्म महसूस हो और उसे गर्मी की वजह से फायर हो सकता है, आग लग सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हॉट वर्क किसे कहेंगे तो फॉर द वर्क दैट हैज़ द सोर्स ऑफ इग्निशन। और वही उसका जब कोल्ड वर्क में आइएगा तो नॉर्मल उसका अपोजिट हो जाएगा कि फॉर द वर्क दैट हैज़ द नो एनी सोर्स ऑफ इग्निशंस। अब जैसे हॉट वर्क और कोल्ड वर्क एग्जांपल सुनिएगा, क्योंकि काम करे तो काम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए हॉट वर्क हर जगह होता है या कोल्ड वर्क भी हर जगह हो सकता है। हॉट वर्क के बारे में कहा जाता है ग्राइंडिंग आप चला रहे हैं, वेल्डिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, ये सभी चीज़ जो है हॉट वर्क के अंदर आता है। कोल्ड वर्क में आ गया केबल पुलिंग, जो आदमी केबल को पुलिंग करते हैं, खींचते हैं, तो ये जो कोल्ड वर्क के अंदर आएगा। सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहा है तो उसमें हीट नहीं हो रहा ना, उसे भी कोल्ड वर्क में ले सकते हैं। हाउसकीपिंग करना, हाउसकीपिंग बोले तो कुछ कचरा वचरा लगा रहता है अपने साइड एक्टिविटी में। जैसे काम करने के दौरान क्या होता है, कुछ कचरा लग जाता है तो उससे क्या करते हैं, अनवांटेड जितने भी मटेरियल्स है उसे जो एक जगह रखते हैं और जो वांटेड मटेरियल्स है उसे एक जगह रखते हैं। मतलब उससे हम उस अपने एरिया को क्लीन करके रखते हैं, तो इसे हम हाउसकीपिंग करते हैं। तो हाउसकीपिंग हो गया, इसका फोल्डिंग काम हो गया, या कोई सामान कैरी कर रहा है जैसे कि हो गया कुछ मटेरियल से एक जगह से उठा कर दूसरी जगह रहा, तो ये जो है कोल्ड वर्क के अंदर आएगा, कोल्ड वर्क एक्टिविटी में आएगा। तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कहीं भी है तो जान लीजिए कि 2 परमिट बताया जाता है, हॉट वर्क एंड कोल्ड वर्क। लेकिन नहीं, ये 2 ही परमिट नहीं है। जब एडनोक डिपार्टमेंट में आप काम करिएगा, ऑयल एंड गैस के अंदर काम करिएगा, तो यहाँ पर 3 परमिट आ जाता है। नॉर्मल आपको 2 परमिट बताया जाता है कि हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट आता है। लेकिन जैसे ही आप एडनोक डिपार्टमेंट के अंदर काम करिएगा, जैसे दुबई में आएगा तो एडनोक में मिलेगा आपको काम, तो एडनोक के अंदर आप काम करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कोल्ड वर्क मिलेगा। वो तो मिलेगा, हॉट वर्क मिलेगा, लेकिन इसमें एक और परमिट जो है आके ऐड हो जाता है और इसका नाम भी कुछ चेंजिंग हो जाता है। तो आप लोग लाइव से जुड़िए, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। अगर आप लड़का है तो कमाना है, आप चाहे सोशल मीडिया से कमाइए या ऑफ वर्किंग कर सकते हैं, कोई नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सबको सरकारी नौकरी लगी जाएगा, ये तो ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट नौकरी तो मिल जाती है। और नौकरी करने में जानते हैं बेनिफिट क्या होता है, सुबह में काम करिएगा, शाम में आपका दाढ़ी मिल जाएगा, ये बेनिफिट है। बिजनेस में क्या है कि पहले आपको समय देना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, फिर जो है आप एक ऐसा समय आएगा कि आप फेमस हो जाइएगा और हमेशा के लिए पैसा आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि बिजनेस ज़रूरी है कि नौकरी ज़रूरी है। आप नौकरी करें, नौकरी साथ साथ कुछ पैसा को सेविंग करिए और सेविंग करके कुछ ऐसा बिजनेस खोलिए जो आने वाला समय में उसका रिक्वायरमेंट हो, आने वाला समय में चल सके, आने वाला समय में जो है आपके फ्यूचर वो संभाल सके। आने वाला आपके जनरेशन में वही सब होने वाला है मेरे दोस्त। और आने वाला समय में इतना पब्लिक की जो है पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल है। घर में लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, पैसे कमाने के लिए आदमी मोहताज हो जाएगा, उस समय नौकरी भी नहीं मिलेगी। आने वाला जो जनरेशन होगा उसके अनुसार से ऊपर वाला जो है, जो नेचर का जो मतलब है, प्रकृति के जो देन है, हर चीज़ में रोजी रोटी लिखा रहता है, तो कुछ न कुछ उसका भी व्यवस्था होगा। जैसे कि अभी चल रहा है या पिछले कुछ समय में था, जैसे आप लोग को मालूम है कि हमारे दादा या परदादा जो भी थे लोग, तो उस समय क्या आता था कि रोड जो बनता था ना, उसमें नॉर्मल मिट्टी का रहता था रोड। फिर बाद में कुछ और प्रगति हुआ तो उसमें खड़ांजा आ गया। खड़ांजा समझते हैं, ईंट से कुछ जो है रोड को बनाया जाता था। रोड को साफ करने के बाद ईंट डाल के उसमें कुछ कंक्रीट या कुछ जो है ऐसे मटेरियल्स डाले जाते थे जो रोड अच्छा लगे, फिर वो खड़ांजा भी दब जाता था। अभी जो PCC आ गया, ठीक है ना, अब तो डायरेक्ट जो है मशीन आ गया है,
आदमी थोड़ा सा सहारा करता, मशीन से पूरा काम होता है। तो ज़माना चेंज हो रहा है, जनरल चेंज हो रहा है। अभी देखिए कि 2010 से पहले देखिए हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होगा, जैसे 2004 में 2000 में। अभी हर किसी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल से अगर चाहे तो सही यूज करके एक पैसा कमा सकते हैं, और गलत यूज कीजिएगा तो फिर वही रील्स को स्क्रॉल करते रहिए, फिर टाइम पास करते रहिए। आपका टाइम कब से कब जो है जहर से कब असर का टाइम हो जाएगा, कब असर से मगरिब का टाइम हो जाएगा, कब मगरिब से ऐसा का टाइम हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो करिए, ये भी ज़रूरी है। एक लिमिट टाइम में करिए, एक लिमिट समय में करिए, एक लिमिट जो है उसका एक टाइमिंग बनाइए कि मुझे इतना ही देर ये टाइम पास करना, बाकी जो अपने फ्यूचर के लिए करना है। फ़ोन उठाओ भाई, कैमरा उठाओ, कुछ बोलना चालू करो, जो भी आपके पास बेसिक नॉलेज है उसे एक्सप्लेन करना चालू करो। कोई कह सकता है कि जो आदमी 30 साल का हो गया, तो देखिए ना, बहुत आदमी हम देखिए कि 18 साल का हो गया प्लांट में आ गया, कि घर की मजबूरियाँ है, कमाना पड़ेगा, बहन की शादी करना, कमाना पड़ेगा। कितना आदमी 25 साल उम्र है फिर प्लांट पकड़ लिया, प्लांट नहीं मिला, किसी और के साथ चला गया हेल्पर करने के लिए, किसी ठेकेदार के अंडर में चला गया। काम तो करने हम भी किए भाई, और हम भी कर रहे हैं, और आज आने वाले समय में अच्छा आदमी इनकम कर रहा है। साथ साथ सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, तो इससे भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़िए आप लोग, अधिक से अधिक जुड़िए। मोहम्मद शरीफ साहब और सब बताइए, अस्सलाम वालेकुम। तो ये चीज़ है शरीफ साहब, और सब बताइए, सब ठीक है। दुनिया में जीना है तो कमाना सीख लीजिए। और इतना दोस्त मैं बोलता इतना पैसा कमाओ ना, इतना पैसा कमाओ ना, इतना पैसा कमाओ ना कि पैसा का वैल्यू जो है आपके आगे कुछ नहीं। कोई सामान किने जाओ तो उसका दाम नहीं पूछे भाई कितना का है, उसका पैक करो, उसको बोलो भाई पैक करो, बाकी उसका हम बिल करेंगे, इतना कमाओ। तो ये कमाई इतना पैसा कौन दे सकता है? नौकरी दे सकता है क्या? नौकरी में एक फिक्स सैलरी होती है भाई। आज सुबह में 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, किसी के यहाँ नौकरी करोगे तो 8 घंटा आपको ड्यूटी करना है, 8 घंटा आपके पीछे पीछे वो आदमी खड़ा रहेगा। सोशल मीडिया को अपनाओ ना, सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, इंस्टाग्राम में आ जाओ। मैं सबसे साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म मानता हूँ यूट्यूब, और उसके बाद फेसबुक आता है। इसमें भी जो भी आप जिस स्थिति में, यहाँ पर तो बहुत लोग भेड़ चराते, भेड़ समझ रहे ना, भेड़ बकरी चलाते, उसे भी वीडियो बना के दिखाते कि मैं इस हालात में हूँ, और अपने वीडियो बना के डालते हैं, अपने सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, वहाँ भी वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ये नहीं, गलत बात नहीं है, जो काम कर रहे कोई काम गलत नहीं होता है, हर काम अपने जगह पर सही है। आप किसी काम को गलत नहीं बोल सकते। जिससे आपका रोजी रोटी चल रहा है वो काम आपके लिए सही है। और किसी गरीब को, किसी मजबूर को आप कभी जज नहीं करिए, उसे कभी जो है अपने नज़रों से, अपने सोच से गलत नहीं सोचिए। क्योंकि मैं बताया था ना कि इंसान के पास सबसे खूबसूरत चीज़ है, उस चीज़ का नाम क्या है मालूम है? इंसान के पास सबसे खूबसूरत चीज़ है, उस चीज़ के नाम है दिल। दिल उसके पास जो है ऊपर वाले ने दिए हैं। जानवरों में भी दिल होता है, और उसके बाद दिमाग दिया। इंसान अपना से खुद से सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है। जानवर के अंदर नहीं है। जानवर के अंदर हर आदमी क्या करता है, उसे बांध के अपने अंडर में रखता है। देखिए पूरी दुनिया पर जो है राज करता है एक इंसान, समुंदर में है, आसमान में है, ज़मीन पर है। अपने दिमाग की यूज करो ना भाई, सोशल मीडिया से कमाने के लिए। थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा मेहनत करो, ये ज़रूरी है। आप कमाओगे तो, बताया जाता है आप कमाओगे तभी तो किसी को हेल्प कर पाओगे। आपके पास पैसा अगर 10 रुपये है तभी तो आप किसी को 2 रुपये या 5 रुपये दे पाओगे। और आपके पास है ही नहीं तो आप क्या दोगे किसी को? आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या दोगे मेरे दोस्त? और सबसे बड़ी बात है, देखिए जो बच्चा होता है ना, उसका दिमाग एक कोरा कागज़ की तरह होता है। एक जो सादा कागज़ होता है ना, उस टाइप का होता है। उससे कौन सिखाता है? एक टीचर सिखाता है। और घर में कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। बाप क्या करता है? कमा के लाता है। बाप के पास थोड़ा सा टाइम मिलता है तो सिखाता है। तो जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती है। अभी पहले पढ़ाई भारी लगती थी, थोड़ा बड़ा होगा, दोस्त यार होंगे, घुलेंगे मिलेंगे, फिर घर की जिम्मेदारी आएगी, फिर उसे कमाना पड़ेगा। तो कमाना तो है ही, घूम फिर कर कमाना है, हर हाल में कमाना है। इससे आप कभी नहीं भाग सकते मेरे दोस्त। तो कमाना है। अगर जब आप प्लांट में गए तो क्या ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है? हाँ या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइए। आपको कमाना ज़रूरी है तो प्लांट में तो जा रहे हैं। नहीं कुछ जॉब मिलता था नहीं प्लांट में जाता। कुछ आदमी हेल्पर में जाते हैं, कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन में, कुछ फिटर में, कुछ और अच्छे हैं तो जॉब परफॉर्मल हो तो परमिट रिसीवर में जाते हैं। उससे कुछ और काम का नॉलेज हो गया तो फोरमैन में चले गए, उससे और हो गया तो सुपरवाइज़र में चले गए। और कुछ डिग्री है, अच्छा खासा एजुकेशन है तो वो लोग इंजीनियर में चले जाते हैं।
तो ये सारी जो स्टेप बनाया जाता है आपके थिंकिंग के ऊपर, आपके बेसिक के ऊपर, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, आप कितना बोल सकते हैं, आप कितना सोच सकते हैं। और सभी जो इंसान के अंदर ही है। इंसान चाहे तो हर वो काम कर सकता है जो काम उसके आगे भारी लगता है। आप उसे टाइम तो दो। और कोई भी इंसान ऐसे अमीर नहीं बना है, उसके पीछे कम से कम 12 घंटा 14 घंटा काम किया है, ठीक है ना। तो जितना ही टाइम मिलता है ना, आप कुछ ओवर टाइम निकाल के अपने लिए काम करो, अपने फ्यूचर के लिए काम करो। सोशल मीडिया है, एक बार आपका पहचान बनेगा ना तो हमेशा के लिए पहचान बना ही रहेगा। इसमें भी दो तरीके से पहचान बना सकते हैं। अपने सही वैल्यूएबल कंटेंट बना के बना सकते हो, और गलत वैल्यूएबल जो कंटेंट बना के आप पहचान बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना जो है कंटेंट को चालू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्त। तो ये ज़रूरी है, जो जीवन है इसका हकीकत है। आपको जीना है तो कमाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं कमाना है। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए, कमेंट करिए आप लोग अभी कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन आदमी देख रहा है, तो ऐसा हम भी देख पाए जहाँ आप कितने आदमी जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर कि परमिट के बारे में बोल रहा था। प्लांट में जा रहा था, एक्टिविटी के बारे में आपको बताया गया होगा ना। एक्टिविटी लिया जाता है, वो साइड एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ही आपको लिया जाता है। उसमें सारी चीज़ समझाया जाता है। कोई आपको बोलता है कि जाओ वहाँ पर एक पैनल इंस्टॉलेशन करना है, पैनल इंस्टॉलेशन करना है, या दूसरा कुछ ऐसा वर्क आपको करना है, तो आप क्या बोलते हैं? जाके काम स्टार्ट थोड़ा कर दोगे भाई। उसके लिए जाते हैं तो एक परमिट मिलता है, और परमिट के अंदर जो है सारी चीज़ मेंशन होती है। सारी चीज़ मेंशन होता है कि वहाँ पर क्या क्या खतरा है, कौन से काम है, किस काम के लिए परमिट लिया गया है, सारी चीज़ उसमें मेंशन रहता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है कि नहीं? एकदम ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पर दो प्रकार के परमिट आपको जनरली लोग बताएंगे। दो प्रकार के परमिट कौन कौन? हॉट वर्क एंड कोल्ड वर्क। हॉट वर्क बोलो तो फॉर द वर्क दैट है द सोर्स ऑफ इग्निशन। कोल्ड वर्क बोलो तो फॉर द वर्क दैट है द नॉट एनी सोर्स ऑफ इग्निशन, ठीक है ना। वैसे काम, जिस काम में जो आग लगने का खतरा हो, उस काम को हम हॉट वर्क एक्टिविटी में गिनते हैं। वैसे काम जिसमें आग लगने का खतरा नहीं हो, उसे हम कोल्ड वर्क में लेते हैं। और लेकिन जैसे आप एडनोक में आओगे तो 3 प्रकार के परमिट आएगा। कोई भी सवाल आपसे कर सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ परमिट। आपका जवाब क्या होगा? देयर आर 3 टाइप ऑफ परमिट। नंबर फर्स्ट इज द जनरल वर्क परमिट, जो लो रिस्क एक्टिविटी होता है, लो रिस्क उसमें रहता है। जनरल वर्क परमिट, जनरल वर्क परमिट, उसी को न बोलते हैं हम लोग कोल्ड वर्क परमिट। जनरल वर्क परमिट एक कोल्ड वर्क के परमिट की तरह होता है। और दूसरे का क्या आएगा? हॉट वर्क परमिट। तो हॉट वर्क परमिट तो आपको जनरली मालूम है, हॉट वर्क परमिट, ठीक है। और तीसरा क्या आएगा? तीसरा आता है हॉट वर्क परमिट में उसमें नेगेटिव फ्लेम 0 होता है। तीसरा जो परमिट आता है उसमें क्रिटिकल वर्क परमिट आता है। क्रिटिकल वर्क परमिट जो है ना, अब उससे माना जाए कि क्रिटिकल वर्क परमिट कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? तो कन्फाइंड स्पेस में जब काम करना होता है, जिसमें बहुत ही खतरा होता है। कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? जैसे मैं बताया था कि 1.8 मीटर से गहरा जो अगर ये एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिसमें आने और जाने की क्या एक बार चेक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? वही यूज करके चला गया। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि क्रिटिकल वर्क परमिट का उदाहरण आप अगर देख सकते हैं, तो जैसे मैं बता दें जनरल वर्क परमिट वही सेम होगा। जनरल वर्क परमिट तो हाउस कीपिंग आ जाएगा, केबल पुलिंग आ जाएगा, इसका फोल्डिंग का जो काम चल रहा है तो वो भी जनरल वर्क परमिट आता है। लेकिन जब 10 मीटर से हाइट पर अगर जो काम चल रहा है इसका फोल्डिंग काम, तो जो है क्रिटिकल वर्क परमिट में आ जाता है। कन्फाइंड स्पेस का आपको अंदर काम करना है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपको काम करना है। कन्फाइंड स्पेस अगर जो वैसा जगह जहाँ पर तंग जगह हो, जहाँ पर जाने और आने का एक ही रास्ता, जैसे टैंक, भेसिल के अंदर जा रहा है ना, निकलने के वही रास्ता होता है। टैंक के अंदर जा रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी टैंक होती है, उसके अंदर गैस का ज़्यादा खतरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये नहीं कि गए क्रिटिकल वर्क परमिट ले लिया आप काम चालू, उसके लिए फिर ये क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट भी उसके अंदर लगता है।
मतलब क्यों लगता है? आपके और हमारे और हम सब के लिए लाइफ के सिक्योर करने के लिए, लाइफ को बचाने के लिए सब जो है परमिट लगता है। ये ज़रूरी है भाई, जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो क्रिटिकल वर्क परमिट बोल सकते हैं कि हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं तो क्रिटिकल वर्क परमिट लगता है। उसके साथ साथ कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट भी अटैच होता है उस क्रिटिकल वर्क परमिट के साथ। और जहाँ पर 2 क्रेन एक साथ लिफ्टिंग करता है, 2 क्रेन कभी सुने हैं या देखे हैं आँख से? 2 क्रेन कोई भारी सामान होता है, भारी, तो कहीं कहीं होता है कि एक ही क्रेन उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देता है, तो नॉर्मल काम हो गया। लेकिन 2 क्रेन मिल के एक व्हीकल को उठाते हैं या किसी एक ऐसे इक्विपमेंट को उठाते हैं जो बहुत वेट है, तो 2 क्रेन मिल के किसी एक सामान को उठाते हैं ना, तो उस काम को 2 क्रेन जब यूज होता है तो वहाँ पर हम क्रिटिकल वर्क परमिट वहाँ लेना ज़रूरी होता है। वहाँ क्रिटिकल वर्क परमिट के अंदर वो काम आता है। जब वो काम कर रहे तो आपको परमिट के बारे में ज़रूरी है कि कौन से परमिट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं और कौन से रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर है, तो क्रिटिकल वर्क परमिट वहाँ पर होता है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर 10 मीटर हाइट से ज़्यादा ऊंचाई पर अगर जगह कोई इसका फोल्डिंग काम करे तो वहाँ पर भी क्रिटिकल वर्क परमिट लगता है। और जहाँ 2 क्रेन एक साथ अगर जो मतलब ये लिफ्टिंग करता है तो वहाँ भी क्रिटिकल वर्क परमिट का काम होता है। ठीक है। अब रह गया जनरल वर्क परमिट। वैसे जनरल वर्क परमिट आपको बता दिया, हॉट वर्क परमिट में हम जान गए, लेकिन इस सब जानने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं पिछला लाइव वीडियो में बताया था कि 10 LSR होता है। LSR, L से होता है लाइफ, S से सेविंग, R से रूल्स, लाइफ सेविंग रूल्स। 10 लाइफ सेविंग रूल्स होते हैं जो आपके लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए सिक्योर होता है, ज़रूरी होता है। आप किसी भी फील्ड में काम करें वहाँ अगर ये जानिएगा ना अच्छा से तो उसके बारे में ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ सेविंग रूल्स 10 होता है, जिसको मैं इससे पीछे वाला लाइव वीडियो में बताया था कि इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ABCD के जरिए ज़्यादा होता है आसान याद करना। जब एडनो के अंदर आ रहा है तो मालूम नहीं आप किस एडनो में काम कर रहे हैं या एडनो से बाहर काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपको याद करना पड़ता है। सभी फोरमैन, सुपरवाइज़र और आपको जो जॉब परफॉर्मर यानी कि GP जो होते हैं वो भी बोलते हैं भाई ये लाइफ सेविंग रूल्स अब बताओ, कौन काम कर रहे हो, ये किस रूल्स के अंदर आता है, इसमें क्या क्या खतरा है। आप अनपढ़ भी है ना, फिर भी यहाँ पर रटाया जाता है। क्यों रटाया जाता है? आप बचपन में नहीं पढ़े उसका गलती थोड़ी है। आप बचपन में नहीं पढ़े का यहाँ पर बीमार नहीं पड़ोगे तो आपको नंबर याद नहीं करना पड़ेगा। आप मेडिकल नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा तो याद करना पड़ेगा। मेडिकल के इमरजेंसी नंबर आगे तभी तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। पढ़ो नहीं पढ़ो आपको ऐसे ही रट लेना पड़ेगा, ठीक ना। आज जो एजुकेटेड है, जो पढ़ लिख के आए तो फिर वो अपना पोस्ट तो पकड़ ही लिए हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत आदमी के पर में जो है कुछ कंपनी काम ऐसा होता है जो अगर जो एजुकेटेड आप है, शिक्षित है, तो यहाँ भी आपको परमिशन मिल जाता है, कुछ प्रमोशन मिलता है। आप वहाँ पर भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, आपका सैलरी भी बढ़ जाएगी। या फिर उसमें आप प्रमोशन लेने के बाद फिर आप दूसरे कंपनी को पकड़िएगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वहाँ भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है यार, ज़िंदगी में कमाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप किसी ऑप्शन को छोड़िएगा तो आपका गलती है। ऑप्शन मिलता है तो उससे चुनिए और रिस्क लीजिए। विदाउट रिस्क का कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। आपके दिमाग है ना, दिमाग सब कुछ कर सकता है। आप उसे कभी लगाओ तो सही। दिमाग और दिल दोनों अपने कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे एक आदमी बोल रहा था कि मैं एक जगह पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, और दिल बोला था यार लगाते हैं, और लगाया और पैसा उसका चला गया कोई गेम में। दिल बोला था लगाओ, आ जाता तो सही है, दिमाग बोला था कि नहीं लगाऊं। और आदमी जब अपने से मजबूत हो जाता है, अपने आप से सोच लेता है कि नहीं मुझे ये करना है, उसके लिए पूरा फाइट करता है। जैसे कि आदमी तालाब में या फिर स्विमिंग पूल में या समुंदर में कुछ आदमी नहाने के लिए जाते हैं ना। यह एक और एग्जांपल देता है। जैसे जुम्मा के दिन होता है ना कि भाई मैं और दिन नहाया नहीं ना, जुम्मा के दिन आ रहा है यार, मेरे को तो नहाना पड़ेगा। तो क्या करता है? किसी से पूछता है यार आज नहाऊं कि छोड़ दूँ? बाकी दिन पूछ सकता है यार आज नहाए कि छोड़ दे। फिर बोलता है यार नहीं नहाएंगे, छोड़ते हैं, आज कौन नहाएगा, छोड़िए कल नहा लेंगे। लेकिन जब जुम्मा का दिन आता है, जो आदमी नमाज़ पढ़ रहे उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, या फिर जो पूजा करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर पूजा करना तब तो नहाना पड़ेगा। तो जैसे नमाज़ के लिए आप जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी से पूछते नहीं भाई, अपना कपड़ा उठाते हैं, तौलिया उठाते हैं, साबुन उठाते हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपको नीड है, जाते हैं तुरंत झाड़ना चालू करते हैं, नहाना चालू करते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपका पूरी सच्ची दिल और दिमाग दोनों को लगा कर रखे कि मुझे करना है तो करना है, आप छोड़ नहीं सकते, उसे करना ही है।
तो ये जुनून हमेशा रखना भाई किसी भी काम करने के लिए, ये तो ज़रूरी है, ये जुनून रखना ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो फ्राइडे के दिन आप किसी से पूछते थोड़े है कि आज कमाए कि नहीं कमाए, ड्यूटी जाए कि नहीं जाए, वो आपका मर्जी रहता है। हो सकता है कोई कोई फ्राइडे में छुट्टी रहता है, कोई कोई संडे में छुट्टी रहता है, तो वो आपका मर्जी है जाए कि नहीं। लेकिन जो एम बना लिया कि जाना है तो सुबह में जगेगा ही, ड्यूटी पकड़ेगा ही, ओवर टाइम पकड़ेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं। तो ये एम होना चाहिए। आपका दिल और दिमाग कहाँ डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इसमें आपको कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाकर समझाएगा तो ये हो गया कि दूसरे के सहारे आप तैयार हो रहे हैं, आप खुद से तैयार नहीं है, खुद से एक्टिव नहीं है। का परदेश आए थे तो कोई धक्का मार के पहुंचा दिया था, फ्लाइट में बैठे थे कोई धक्का मार के बैठा दिया था, नहीं। आपके अंदर जिज्ञासा था, अपने आप को जो है तैयार किए थे उस लायक, अपने आप को जो है बॉन्ड एकदम तैयार कर लिए, हमको जाना ही है, आज का मेरा टिकट है। फिर निकल गए, बारिश हो रहा है, धूप निकला है, वही सब आपको नहीं वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। घर में कौन आपके लिए रो रहा है, आप किसके लिए रो रहा है, रोते हुए जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं ना वहाँ पर, तो किसी के लिए आप रुके नहीं ना। रुके आप किसी के लिए नहीं रुके। या प्लांट में जा रहा है, चलिए ठीक है 1 महीने रुक गए, 2 महीने रुक गए, 5 महीने रुक गए, 6ठा 7वां महीना आएगा, भाई आप कमाने क्यों नहीं जा रहे। दोस्त यार बोल सकते हैं, घर वाले बोल सकते हैं, कमाना ही है ना। तो भाई कुछ अच्छा ऑप्शन चुनो ना, कितना समझाऊँ मैं आपको, कुछ अच्छा ऑप्शन चुनो ना। या जो आदमी आपको सही समझा रहा है उसके बातों को तो सुन के समझो ना। ये तो दिमाग है ना आपके पास, कम थोड़ा सा दिमाग है ना। तो जब लाइफ सेविंग रूल्स के मैं बारे में बात करूँ तो देखिए, अल्फ़ाबेट के जरिए मैं पिछला लाइव वीडियो में बताया था। आप लोग शायद वीडियो मेरा कहाँ तक देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करते तो शायद मुझे पूरा आइडिया मिलता। देखिए लाइफ सेविंग रूल्स को ए से बोले तो वर्क ऑथराइजेशन होता है। ऑथराइजेशन होता है जिसमें वर्क ऐड कर दीजिएगा तो वर्क ऑथराइजेशन हो गया। बी से आएगा तो बाईपास सेफ्टी कंट्रोल हो जाएगा, और सी से आएगा कन्फाइंड स्पेस, तो ABC हो गया। उसके बाद उसमें आ जाएगा डी से ड्राइविंग आ जाएगा, जिसको हम लोग सेफ ड्राइविंग बोलते हैं। डी के बाद क्या आएगा, ई से इनर्जी आइसोलेशन होगा, ई से इनर्जी आइसोलेशन होगा। ई के बाद क्या आएगा, एफ से फायर होगा, फायर माने आग। तो उसी फायर को हम लोग लाइन ऑफ फायर बोलते हैं। एक बार जी आ गया, जी से बोलो तो गैस आ गया। तो गैस में कौन सा गैस मिलता है, प्लांट लाइन में बताया गया। आप चाहे इंडिया में काम करो वहाँ भी बताया गया होगा, गल्फ में काम करो तो वहाँ भी बताया गया। तो गल्फ में जब आइएगा तो वहाँ पर गैस बोले तो टॉक्सिक गैस, जिसको हम लोग H2S भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, H2S भी उसी को बोलते हैं, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोला जाता है। H2S, H से हाइड्रोजन हो गया, S से सल्फाइड हो गया, इसलिए H2S बोलते हैं। अब ये H के साथ तो 2 क्यों लगा, अब ये पढ़िएगा तो फिर आप केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में जैसे पानी बनता है तो H2O होता है, उसका मोलिक्यूलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग तो छोड़ते हैं तो CO2 होता है। तो ये जो पढ़ाई किए रहते तो समझ में आता है, जो जानते हैं उनको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं, वो सब जानते हैं। आज जिनको जानकारी नहीं उसके लिए तो H2S कहा जाता है। H से हाइड्रोजन था, S से सल्फाइड होता है। तो उसको गैस जो होता है, जहरीला जो गैस है, H2S से बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, और टॉक्सिक गैस भी बोला जाता है। तीनों में अगर कोई भी आपको बोलता है कि टॉक्सिक गैस है, मतलब समझ जाइए H2S के बारे में बोला। कोई H2S बोला तो H2S ही है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोला तो भी समझ। क्योंकि आपको किसी कंपनी में जाते हैं ना तो क्या होता है, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग समझते हैं, ऑयल एंड गैस के लिए स्पेशल। जो सिविल में काम करते हैं उनके लिए शायद हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होता होगा, शायद होता है। तो ऑयल एंड गैस में आपको पहले ले आकर ट्रेनिंग कराया जाता है, 2 दिन 3 दिन का ट्रेनिंग रहता है। ट्रेनिंग कराएगा, फिर लेके आएगा, फिर उसमें बहुत कुछ होता है। कुछ जो ट्रेनर होता है सवाल जवाब पूछते हैं, आप क्या सीखे, आपको क्या जानकारी मिला। कहीं भी आपको देखिए, जब किसी के बारे में जानिएगा तभी तो उसका क्या खतरा है, क्या खतरा नहीं है, बचने का तरीका क्या है, तभी तो आप कुछ कर सकते हैं ना। ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बताया कि जी से होता है गैस, टॉक्सिक गैस। जी के बाद आ गया H में 2 चीज़ बताता, पिछला लाइव में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। H बोले तो उसमें होता है वर्किंग एट हाइट। हाइट आ गया ना, हाइट में उसमें वर्किंग एट जोड़ते थे। वर्किंग एट हाइट मैंने ऊंचाई पर काम करना, एंड हॉट वर्क, तो 2 यहाँ पर हो गया, वर्किंग एट हाइट एंड हॉट वर्क, 9 हो गया। और लास्ट में 10वां में आएगा सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग।
आप बोलिएगा अब ये सब कैसे समझेंगे, सिर्फ मैकेनिकल लिफ्टिंग कैसे समझेंगे, कौन से काम को सिर्फ मैकेनिकल लिफ्टिंग बोलेंगे, कौन से काम को वर्किंग एट हाइट बोलेंगे, कौन से काम को हॉट वर्क बोलेंगे, कौन से काम को एनर्जी आइसोलेशन बोलेंगे, कौन से काम को बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल बोलेंगे, हम कैसे जो है वर्क परमिट ऑथराइजेशन, जैसे आप बताएं कि वर्क परमिट होता है, ये क्या है, ये सब जानने के लिए मैं बता दूं। देखिए दुनिया में आप कहीं भी जाए तो ये काम करने के लिए प्रोसीजर होता है, उस काम के बारे में जो खतरा है उससे रिलेटेड जो बचने का तरीका होता है, कौन कौन सा आप टूल्स यूज कर रहे हैं, वो सारा जो है एक परमिट के अंदर मेंशन रहता है, परमिट के अंदर लिखा रहता है, परमिट के अंदर पूरा जो है रहता है। और उसका हार्ड कॉपी आपके साइड में रहता है, जो परमिट रिसीवर, चाहे आपका फॉर्मल परमिट निकाला है या कोई अलग से जेपी निकालता है या फिर सुपरवाइजर भी परमिट निकालते हैं, तो परमिट हार्ड कॉपी रहता है, जाके वो साइन करता है लो, फिर ओके हो जाता है। वो परमिट जो है 12 घंटा के लिए स्टार्ट होता है, ठीक है। सुबह 6 से 6 चालू रहेगा, तो 6 से 6 चालू रहेगा ना परमिट, तो आपको 5:30 बजे तक ड्यूटी ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा काम करने के लिए फिर 6 बजे के बाद काम करें, फिर दूसरा परमिट लेना पड़ता है उसके लिए भी। तो कहीं भी अगर काम करने जा रहा है तो उसमें एक परमिट लिया जाता है, परमिशन लिया जाता है, इसी को बोल सकता है। उसी परमिशन को हम लोग परमिट बोलते हैं। परमिट क्यों लिया जाता है, परमिट से क्या फ़ायदा है, परमिट से यही फ़ायदा है कि उसके अंदर जितना खतरा है और जितना उसका प्रिकॉशंस माने हज़ार्ड्स है, माने खतरा है, और जितना प्रिकॉशंस यानी कि उससे बचने का तरीका है, सारा चीज़ उसमें मेंशन रहता है। कौन कौन से टूल्स लगेंगे, ये सारा चीज़ उसमें रहता है। डिटेल्स में पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ पाते तो अपने बोलिए कि सर परमिट में क्या क्या है समझाइए हमें, तो वो लोग समझा देते हैं बहुत ही, क्योंकि उनका काम ही है समझाना। उससे पहले जब परमिट आता था, आने के साथ साथ आपका जो है टीबीटी किया जाता है। मैं बताया था ना कि टीबीटी जो शॉर्ट सेफ्टी ब्रीफिंग गिवन टू एम्प्लॉय बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एक्टिविटी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस इन द टूल बॉक्स टॉक। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो टूल बॉक्स टॉक के अंदर बताए जाते हैं, भाई यहाँ पर ये काम है, जहाँ हेक्साफ्रेम से ट्रे को काट रहे हैं, कि ग्राइंडर से काट रहे हैं, कि ऐसे ही पैर से तोड़ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ बताया जाता है और सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। बी से बाईपास सेफ्टी कंट्रोल। बाईपास सेफ्टी कंट्रोल उसे हम बोलते हैं, मैं बताया भी था फिर भी बता रहा हूँ। बाईपास सेफ्टी कंट्रोल हम उसे बोलेंगे जहाँ पर आप काम करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लगा है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी प्लांट में रहते हैं या रूम में रहते हैं तो वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर लगा रहता है। अगर रूम के अंदर आप सिगरेट पीते हैं और धुआं उसके अंदर जाएगा तो पूरा सायरन बजना लगेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमी आ जाएंगे। अगर जो रूम में आग लग गया या खाना बना रहा है अगर जो उसमें स्मोक हो गया, फिर सायरन बजने लगता है। तो कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसे प्लांट जहाँ पर आप काम करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो है एक्टिव है। अगर आप ग्राइंडिंग करो वहाँ पर स्पार्क निकलेगा और स्पार्क की वजह से वो डिटेक्टर बजने लगेगा, तो सारा प्लांट में हड़कम मच जाएगा कि कोई फायर हो गया, आग लग गया, तो सब कुछ डर जाएगा ना। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक स्मोक डिटेक्टर जो है उसे डीएक्टिवेट करने के लिए एक परमिशन लिया जाता है, और कितना देर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए भी उसमें लिखा रहता है। उसमें लोटो का भी प्रोसेस होता है, लॉग आउट टॉग आउट जो होता है, वो डिवाइस को बंद किया जाता है थोड़ी देर के लिए, जितना देर आप काम करना चाहते हैं। और बंद करने के बाद क्या होता है, आप फिर काम करते हैं, काम करने के बाद फिर परमिट को या जो उसका सर्टिफिकेट उसे जमा करते हैं और फिर वो चालू हो जाता है। जैसे आप कुछ बिना बताए आप काम करना चालू कर दिए तो क्या होता है, जाओगे धूल मट्टी उड़ेगा, बाजने लगेगा, फिर बहुत बड़ा फाइन होता है भाई, बहुत बड़ा। और इतना ना सवाल जवाब होता ना कि प्लांट एक प्रॉपर्टी है ना भाई, अगर आपका प्रॉपर्टी नुकसान हो जाए। देखिए यहाँ पर भी एक डिटेक्टर लगा हुआ फायर के लिए है, वो रेड वाला दिख रहा है ना, कोई भी अगर यहाँ पर हरकत होगा, अगर आग लगेगा तो ये बजना चालू हो जाएगा। बैक साइड में शायद दिख रहा होगा आपको। ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। तो बाईपास सेफ्टी कंट्रोल मेरे हिसाब से समझ गए। तो आप बाईपास करके काम करते हैं, मतलब वहाँ इक्विपमेंट है, वो डिवाइस लगा हुआ है जो एक्टिव है, दूसरों को अलर्ट करेगा, लेकिन उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके अंदर का पावर या जो भी है डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना करे, और अपना काम करने के बाद साफ सफाई कर देते हैं। फिर आप वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद फिर वो लोग चालू कर देते हैं। फिर अब दूसरा व्यक्ति अगर जाएगा बिना परमिट के वहाँ चालू करेगा काम, फिर वो सायरन बजने चालू होगा, फिर उस आदमी को पकड़ा जाएगा, बहुत बड़ा फाइन होता है भाई। इसलिए कहा जाता है बाईपास सेफ्टी कंट्रोल, इसी को कहते हैं, ठीक है। बी के बाद सी आएगा कन्फाइंड स्पेस। मैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में बताया, कन्फाइंड स्पेस कभी भी जा रहा है तो उसमें एक क्या मिलता है, सेल्फ मोनीटर मिलता है। सेल्फ मोनीटर समझ, छोटा सा मिलता है। उसका क्या काम, वो आपके सेफ्टी के लिए, उसके साथ साथ आपको ईवा लेके जाना पड़ता है। ईवा बोले तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन गैस रहता है, 15 मिनट के लिए होता है।
15 मिनट उसमें आप मास्क लगा के आप उस एरिया से जा सकते हैं। अगर इनकेस एस लीक होता है तो उस सेल्फ मोनीटर का क्या काम है? उस सेल्फ मोनीटर आपको 3 तरीके से इंडिकेट करता है। 3 तरीके से, जानते हैं कौन कौन? जो यूज किए होंगे उनको मालूम है, नहीं किए होंगे तो वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। 3 तरीके से वो जो एस काम करता है, वो पर्सनल मोनीटर काम करता है। पहला क्या करता है कि लाइट उसका बिलोंग करता है, लाइट उसका जलना चालू हो जाएगा। जब एस जब 10 ppm पर आएगा ना, देखिए एक इंसान को डेथ होने के लिए, उस एस से मरने के लिए 100 ppm जब वो अपने अंदर अगर जो एस को ले लेगा, सोख लेगा या अपने जो है सांस के जरिए ले लेगा 100 ppm, तब आदमी ऑन द स्पॉट मर जाएगा, वहीं पर मर जाएगा। उसको बचाने के कोई दवा ही नहीं है, कोई दवा नहीं काम करेगा, मरना ही है उसको। 100 ppm से नीचे रहेगा तब आदमी जो है बच सकता है। 50 ppm आप अगर जो एस आपके अंदर चला गया, मतलब कैसे जाएगा ना? आप सांस लेते हैं ना तो सांस में घुलनशील है। और एस क्या है? एस कलरलेस होता है। एस जो ऐसा कलरलेस है, मतलब जैसे हवा नहीं दिखता वो भी नहीं दिखेगा। रोटेन एक तरह होता है, माने जो सड़ा हुआ जो अंडा होता है ना, उस तरह का उसका महक आएगा, स्मेल आएगा। जैसे आप अपने घर में LPG देखते हैं, LPG जब लीक होता है तो कैसे महकता है, उसका स्मेल अलग है। लेकिन इसका जो है रोटेन एक की तरह होता है, ठीक है ना। और इसका एक दो और प्रॉपर्टीज़ है जो मैं समझाऊँ तो बहुत कुछ लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो लाइव वीडियो में सब जरूरी है जानना। तो बहुत ही खतरनाक जहरीला गैस है भाई, बहुत खतरनाक, जिसको हम H2S बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं, टॉक्सिक गैस बोलते हैं। ये तीनों चीज़ एक ही नाम है और उसी गैस का नाम है। उस गैस को हर प्लांट में बहुत तरह के अच्छा तरीके से समझाया। जो पर्सनल मोनीटर लगाते हैं ना, तो मैं बताया ना, वो 3 चीज़ से आपको इंडिकेट करेगा। एक तो उसमें लाइट जलेगा, लाइट ब्लिंक करेगा, लाइट जलेगा। दूसरा वाइब्रेट रहता है, वो वाइब्रेशन करेगा। जैसे वो कहाँ लगाते हैं? वो सीने के पास में, जैसे कि आपका पॉकेट है या शॉर्ट है, यहाँ लगाते हैं, ताकि अगर कोई गैस नीचे से ऊपर आता है तो नाक में जाने से पहले यहाँ आएगा और ये इसको स्मेल करेगा बाद में। कितना आदमी क्या करता है? पॉकेट में डाल लेते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं। ये पॉकेट में नहीं डालना चाहिए। उसका प्रोसेस है भाई, ये आप यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते ना। मास्क लगाएं आप, कॉलर में यहाँ आगे डालिए, आगे कोई भी गैस अगर नीचे से ऊपर चढ़ेगा। और वो जो है H2S हवा से भारी होता है। वो हवा से भारी इसलिए बताया कि हवा से भारी इसलिए होता है कि अगर हवा चल रहा है तो हवा में गैस कम मिलेगा। हवा से भारी कोई गड्ढा उड्ढा को उसमें बैठ जाएगा गैस, आप गड्ढा के अंदर जाओगे काम करने के लिए, फिर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि गड्ढा के अंदर H2S हो सकता है, हवा से भारी होता है। हवा का वजन कुछ कम होता है और हवा से भारी होता है H2S। वो किसी गड्ढे के अंदर मिलेगा ज़्यादा करके, इसलिए भेसिल के अंदर हो सकता है, गड्ढे के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है H2S के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्त। अपने लाइफ को बचाना है और लड़का है आप कमा रहा है तो फिर कमाना पड़ेगा भाई, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो 3 चीज़ आप जान गए। एक तो कलरलेस होता है, आपको दिखेगा नहीं, सड़े हुए अंडे की तरह जो है स्मेल करता है, तो स्मेल से पकड़ सकते हैं। और तीसरा चीज़ जो हवा से भारी होता है, तो ये H2S का पहचान है। तो 3 चीज़ जो आपको जो लगाता है सेल्फ मोनीटर, 3 चीज़ इंडिकेट करेगा। तो वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन क्या, मोबाइल वाइब्रेट करता है, आपको पता चल जाता है ना, टोकते भाई के आवाज़ कर रहा है। तो हो सकता है ऐसा साउंड करता है, उसका आवाज़ पीक की आवाज़ होता है। हर मोनीटर का अलग अलग शायद आवाज़ हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो मिलता है पीक की आवाज़ करता है। और तीसरा लाइट ब्लिंक करेगा। अगर आप अंधेरे में काम कर रहा है, रात के समय काम कर रहा है, तो लाइट आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई लाइट जल रहा है, तो आप लाइट से आप देख सकते हैं भाई हो सकता है गैस, हाँ 10 ppm से ज़्यादा अगर जो गैस आप स्मोक कर लेते, आपको उस गैस का स्मेल भी नहीं पता कर पाइएगा आप। ज़्यादा मात्रा में आप गैस अगर जो उसका सूंघ लीजिएगा, महक लीजिएगा, तो उसका स्मेल भी नहीं पता चलेगा भाई कहाँ गया और यहाँ गैस है कि नहीं। इतना ख़तरनाक गैस है। तो मैं क्या बता रहा था कि उसका 3 प्रोसेस है। एक तो लाइट उसमें जलेगा, सेल्फ मोनीटर जब से 10 ppm अगर जो वहाँ गैस होगा तो लाइट जलेगा। दूसरा काम क्या करेगा, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, मोबाइल को वाइब्रेशन में डालते कोई फ़ोन आता है वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करेगा। और तीसरा आवाज़ करेगा। अगर ऐसा कुछ जगह पर काम करे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, साउंड ज़्यादा है प्लांट के अंदर, तो वो तो आवाज़ नहीं सुनाई देगा ना। जब आवाज़ नहीं सुनाई देगा तो क्या करिएगा आप? आवाज़ जब नहीं सुनाई देगा तो क्या करिएगा? उसका लाइट चेक कर सकते हैं कि भाई लाइट जलता है। दिन में तो आपको लाइट भी नहीं दिखाई देगा, तो क्या होगा, वाइब्रेट से मालूम चलेगा भाई वाइब्रेट कर। तब उस जो मोनीटर पर ध्यान दीजिएगा तो भाई लाइट भी जल रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है और जो है साउंड भी कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ आपको इंडिकेट करेगा। आप अगर जो वो भी नहीं सुन पाइएगा तो फिर वो आपका किस्मत ख़राब होगा ना। तो कंपनी कितना हमारे आपके और हम सब के बारे में सोचती है, उसे सही फॉलो करेंगे तो सही तरीके से कमा लेंगे। क्योंकि लड़का है तो पैसा कमाना है, और कमाना तो जीवन को भी तो सुरक्षित रखना है।
अपना भी रखना है, दूसरे को भी रखना है। जैसे कि एक जगह की बात है, हमको टीबीटी में जब मैं फर्स्ट में आया था तो समझाया गया था कि एक लड़का था कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने गया, एक 4 मतलब साथ में थे लोग। तो क्या हुआ कि फोरमैन बोला भाई चलो जल्दी जल्दी काम करना है, ठीक है ना। तो परमिट अभी नहीं आया था, गैस टेस्टिंग नहीं हुआ था, काम करने से पहले उसमें जो है गैस टेस्टिंग होता है। तो एक बंदा अंदर गया कि मैं जाके फटाके से करके आ जाता हूँ, 10 मिनट का काम है। एक बंदा गया, उसके अंदर H2S था, H2S आया, वो थोड़ा स्मेल किया, चक्कर आया, अंदर गिर गया। फिर दूसरा बंदा झाँक के देख रहा भाई क्यों गिर गया, जा रहा उसे बचाने के लिए। फिर वो गया बचाने के लिए, फिर वहाँ पर वो भी स्मेल किया, वो भी गिर गया। फिर तीसरा बंदा गया, अरे यार इन दोनों को क्या हो गया, क्यों गिर रहा है, गर्मी ज़्यादा है क्या। तो वो गया, उन लोग के उठा के मैं लेके आऊँगा बाहर, वो भी गया। तीसरा बंदा भी गिर गया अंदर, मतलब एक गड्ढे के अंदर 3 बंदे गिर गए। चौथा बंदा का दिमाग आ रहा यार मैं क्यों जाऊँ, ये तो H2S हो सकता है। फिर वो भागे गया और जाके जो है इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। फिर रेस्क्यू टीम आया तो तीनों में से कोई नहीं बचा मेरे दोस्त, बहुत दुख की बात है। जब मैं फर्स्ट में टीबीटी में मेरा जो सीनियर थे बताए ना, दिल में लगा। 3 आदमी नहीं बचे, जो चौथा आदमी था ना वो बच जाकर तीनों के बारे में बोला। तो कुछ रेस्क्यू टीम आया, बचाया गया, लेकिन बचा नहीं, वो लोग 3 आदमी डेथ कर गए। तो हम लोग पैसा कमाने आते हैं ना, तो इससे बचना चाहिए कि किससे काम तो हर जगह करना है, रिस्क भी लेना है, काम भी करना है। तो ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, एकदम ज़रूरी है। 3 बंदे मर गए किसकी वजह से, H2S की वजह से। इसीलिए कहा जाता है जब तक परमिट ना आए, कोई कितना हो आपको जल्दी जल्दी बोले भाई काम करो, नहीं करना है। सेफ्टी फर्स्ट आपको वो नारा लगाया जाता है सुबह सुबह, सेफ्टी फर्स्ट, कोई सेफ्टी ऑलवेज लगाया जाता है। क्यों लगाया था कि कोई भी काम हो सेफ्टी फर्स्ट हो। आप ग्लव्स पहनिए, चश्मा डालिए, ताकि आँख में कोई काम करे तो कोई मटेरियल या कोई भी मेटल आपके आँख में ना जा पाए, डस्ट ना जा पाए, हवा तेज चलता है डस्ट ना जाए। हेलमेट लगाइए, कोई सर के ऊपर गिर जाता है तो आप बच सकते हैं। जूता पहनिए, कोई ठेस लग गया तो आप बच सकते हैं, या जूता के ऊपर कोई चीज़ गिर गया तो सेफ्टी शूज होता है, बहुत हार्ड होता है। उस पर अगर 10 किलो को हथौड़ी से मारिएगा तो आपको पैर में चोट नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ आगे कोई बाकी जगह मारिएगा तो लग जाएगा। आगे में उसमें बहुत अच्छे मटेरियल का बना के कंपनी देती है। तो सेफ्टी शू तो ये हमारे लिए है और इसे फॉलो करना चाहिए। चश्मा ख़राब हो गया जाइए स्टोर से मिलेगा, दूसरा चश्मा मिलता है। कपरोल मिलता है, जो इस कपरोल में आप आग लगाइए तो जल्दी नहीं लगेगा, वाटर प्रूफ होता है, सॉरी फायर प्रूफ होता है। वेल्डर को ग्लव्स मिलता है, आईप्रोन मिलता है, और सबके सेफ्टी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए ना इतना कंपनी खर्चा करती है, थोड़ा सा काम करा कि ज़्यादा खर्चा। तो 3 बंदा विदाउट परमिट के काम करते हैं और गैस टेस्टिंग नहीं होता, 3 बंदा डेथ कर गया और 1 बंदा वहाँ बच गया। तो किसकी वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से। यह हो सकता है ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग में जो समझाया जाता है वो ट्रेनिंग को ध्यान में नहीं दिए, तो गलत होगा ना भाई, किसी के साथ हो सकता है, हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ हो सकता है। तो सी से मैं समझा दिया कन्फाइंड स्पेस, और आगे बढ़ते हैं। कन्फाइंड स्पेस के बाद सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग। देखिए ड्राइविंग के रूल्स क्या होता है कि अगर जब प्लांट लाइन में है, आप प्लांट लाइन में हैं, तो प्लांट लाइन में ड्राइविंग का क्या प्रोसेस होता है। कोई भी आदमी अगर ड्राइविंग कर रहा है तो गाड़ी वहाँ देखिए लगाने का प्रोसेस है। बाकी जगह प्लांट के मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऑयल एंड गैस का काम है, वहाँ पर गाड़ी का जो हेड जो होता है ना, जो स्टीयरिंग होता है, रोड की तरफ घुमा के लगाया जाता है। आप कभी गौर से कीजिएगा, गाड़ी का स्टीयरिंग जो है रोड की तरफ घुमा के लगाया जाता है और उसी में चाबी छोड़ दिया जाता है। चाबी ड्राइवर लेकर नहीं जाता है। क्यों? अब बाकी जगह जो है पार्किंग जो होता है, माने पार्किंग में वो लोग जब गाड़ी लगाएंगे, चाहे बस हो, चाहे नॉर्मल छोटी गाड़ी हो, या वाहन हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसे रोड की तरफ मुँह करके तब पार्क किया जाता है। कभी आप गौर कीजिएगा। अब बाकी नॉर्मल पार्किंग में, जैसे सिटी में आप काम कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं नॉर्मल प्लांट से बाहर, तो यहाँ पर पार्किंग क्या होता है, मुंह जो है रोड की तरफ नहीं होता है, सिर्फ गाड़ी के बैक साइड रोड की तरफ रहेगा, बाकी डायरेक्ट ले आके गाड़ी आदमी लगा देता है। ये 2 चीज़ डिफरेंट होता है, प्लांट में गाड़ी कैसे पार करना है और प्लांट से बाहर आपको गाड़ी कैसे पार करना है। प्लांट के एरिया में, ऑफशोर में है, फिर भी देखिएगा ऑफशोर के अंदर आप काम कर रहे हैं तो गाड़ी का मुंह जो है आगे में रहेगा। कभी ध्यान दीजिएगा मेरे बात को और रिप्लाई करिएगा। गाड़ी के मुंह रोड की तरफ रहेगा, ताकि कोई भी इमरजेंसी होता है तो अगर इमरजेंसी हो गया और आपका गाड़ी, तो आप आइएगा, चाबी डालिएगा, सीधे निकल जाएगा। या आप नहीं, आप देर कर दिए तो दूसरा आदमी आया, उस एरिया में फंस गया, तो वो आपकी गाड़ी लेके जा सकता है। वो ऑथोराइज होता है, हाँ, उसे लाइसेंस होना चाहिए, वो ऑथोराइज होना चाहिए, वो बंदा आपका गाड़ी लेके जा सकता है, आप उसे नहीं बोल सकते हैं। ये रूल्स होता है और फिर आपको गाड़ी बाद में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो है प्रोसेस होता है। और उसमें ये बताया जाता है जो आदमी नशा का दवा यूज कर रहा है, जैसे कि नींद आना या और कोई जो जिससे आपको शरीर पर इफेक्ट पड़ता हो, तो उसे गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। गाड़ी जब भी चलाए तो सीधे अपना सामने देखे, जो स्पीड लिमिट है उसे फॉलो किया जाए। ये सारी ट्रेनिंग दिया जाता है एक ड्राइवर को।
इसलिए कहा जाता है सेफ ड्राइविंग। ड्राइविंग को सेफ ड्राइविंग होता है। डी सेफ ड्राइविंग, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ई से क्या होगा, एनर्जी आइसोलेशन। एनर्जी के मतलब, आइसोलेट का मतलब होता है कि कट ऑफ करना, पावर को हटा देना। ई से एनर्जी आइसोलेशन, पावर को हटा देना। मैंने आप किसी पैनल के अंदर काम करेंगे, सब छोड़िए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक घर के अंदर अगर जनरेटर शादी पड़ा है और जनरेटर आ गया और सप्लाई दे दिया गया, काम चल रहा है घर में, अच्छा खासा लाइट जल रहा है, डीजे बज रहा है, सब कुछ बज रहा है। फिर उसी में कुछ फॉल्ट आ गया और बीच में कुछ केबल को चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, बीच में कुछ बल्ब जल रहा है और आधा से बल्ब नहीं जल रहा है, तो जाके लाइन रहता है, जाके थोड़ा टच कर देते हैं। नहीं, इसका प्रोसेस ये था कि उसका हमको कुछ तार और जोड़ना है, तो जनरेटर को हम बंद कर सकते हैं। जनरेटर को बंद करके और फिर हम तार जोड़ेंगे। तार जोड़ने के बाद अपना जो है फिर मशीन को स्टार्ट कर देंगे, अपना काम हो गया। या कोई डायरेक्ट प्लट ट्रांसफार्मर पर से कोई बिजली आया और आपको पोल पर से लाइट लेना है, तो ट्रांसफार्मर पर से थोड़ा देर के लिए टेम्पोररी अपना लाइट बंद किया जाता है। वहाँ का जो एक ब्रेक होता है, वो ब्रेकर को गिराया जाता है, फिर अपना लाइन जोड़ के फिर लाइन चालू कर दिया जाता है। तो इसी को होता है एनर्जी आइसोलेशन। अगर क्योंकि एनर्जी को बंद किया जाता है, उसके लिए भी परमिशन होता है। आप किसी भी प्लांट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पैनल के अंदर लाइट है, करंट है, पावर है, तो परमिट उसमें मिलता है। और उसमें आप एक बंदा कभी नहीं काम करता, उसका नियम है, एक बंदा कभी नहीं काम करेगा। उसके अंदर या तो कम से कम 2 बंदे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बंदे होते हैं। 8 से ऊपर नहीं है, अलाउ नहीं होता है। ये रूल्स को जानिएगा तो समझ में आएगा। तो एनर्जी आइसोलेशन जहाँ भी है, जहाँ किसी पैनल के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर सप्लाई है, तो उसको क्या होता है, एनर्जी को आइसोलेट किया जाता है, कट ऑफ किया जाता है, काट दिया जाता है। यानी कि जीरो एनर्जी उनसे, उसमें तो हमको शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी लाइट नहीं होना चाहिए। काट के और टैग लगता है भाई इतना देर का हमको काम है, उतना देर में काम करके कम से कम उसमें 2 बंदे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बंदे जाएंगे। 2 के बाद 3, 4, 5 हो सकता है, 6, 7 हो सकता है, 8 के बाद 9वां बंदा उसमें नहीं जा सकता है। 8 बंदा जाएंगे काम करने के लिए, जहाँ पर एनर्जी आइसोलेशन वाला काम चलेगा। एनर्जी आइसोलेशन उसी को बोलते हैं। पावर को कट ऑफ करके काम करना ही एनर्जी आइसोलेशन के अंदर आता है। ई के बाद क्या आएगा, डी ई हो गया एफ, फायर। फायर में क्या होता है, आग लग जाना, उसी को ना फायर कहेंगे ना। कोई प्लांट में आग लग जाता है, हमारे घर में आग लग जाता है, हमारे गांव में आग लग जाता है। तो गांव में आग लगता है तो क्या होता है, गांव वाले जाते हैं और क्या करते हैं, कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई जग, कोई तगारी, कोई कटोरा, जो भी उठाता है, उठाने के बाद क्या करता है, बुझा देता है उस आग को। और शहर में क्या होता है, गांव वाले को हम हेल्प करता है। शहर में एक दूसरे से गांव अटैच रहता है, घर अटैच रहता है, तो वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और वो जो है फायर रेस्क्यू वाले आते हैं, फिर अपना बुझा के जाते हैं। सेम वही यहाँ पर है। अगर जो इमरजेंसी हो गया, कुछ फायर हो गया, तो आपको इन्फॉर्म करना, इमरजेंसी नंबर याद कराया जाता है। तो फायर मेरे हिसाब से समझ गए, आग लग जाए तो वहाँ पर फायर वाचर होता है। फायर वाचर के कंट्रोल में आग होगा, बुझा सकता तो सही है, नहीं बुझाएगा तो वहाँ से फायर करते हुए भागेगा और सबको बताएगा आग लगे। फिर वहाँ पर जाकर बाहर असेंबली पॉइंट पर जाकर वहाँ पर कॉल करेगा इमरजेंसी नंबर पर। फिर बहुत सडनली यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम आते हैं और पूरा जो है क्लियर होता है। तो फायर के बाद क्या आएगा, जी से बात करेंगे अब। जी से गैस के बारे में बता दिया। टॉक्सिक गैस होता है जो बहुत दुनिया को दूसरा नंबर पर आता है, जहरीला गैस, बहुत ही खतरनाक। सांप काटेगा तो आप 40 मिनट जिंदा रह सकते हैं। कोबरा सांप काटेगा तो 40 मिनट जिंदा रह सकते हैं, लेकिन H2S गैस अगर जो 100 ppm अपने बॉडी के अंदर सांस के जरिए या किसी जरिए चला गया तो आप 10 सेकेंड के अंदर डेथ कर जाएगा। 10 सेकेंड के बाद आप जीवित नहीं रहोगे। 10 सेकेंड भाई, मिनट भी टाइम नहीं देता यार। सांप तो चलिए ठीक है, 40 मिनट का टाइम देता है बचने का। सांप करता तो क्या था, ब्लड जो है फ्रीज हो जाता है। फ्री ब्लड जो है ना, खून जमने, सुनते हैं कि खून जम गया, खून जमना चालू होता है। जब जम जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बॉडी में होगा नहीं, ब्लड का बहाव नहीं होगा। जब बहाव नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आपका बॉडी काम नहीं करेगा, आप गिर जाओगे। तो ये हो गया फायर। मोबाइल हीट हो रहा है भाई, इतना गर्मी। फायर के बाद क्या आएगा, जी हो गया, गैस समझाते हैं। जी के बाद क्या है, एच बोले तो हॉट वर्क में क्या होता है कि कोई भी अगर जैसा काम कर रहा है जहाँ पर आग लगने का खतरा हो, स्पार्क निकलता हो, वहाँ पर हीट महसूस होता हो, हीट प्रोड्यूस होता हो, तो आप उसे जो है हॉट वर्क एक्टिविटी में बोल सकते हैं। जैसे ग्राइंडिंग करना, कटिंग करना। कटिंग में क्या, ऐसा कटिंग जैसे लोहा को कटिंग करे ग्राइंडर से, या फिर जो है वेल्डिंग करना, ये सब जो है हॉट वर्क एक्टिविटी के अंदर आता है। वर्किंग एट हाइट बोले तो आपको 1.8 मीटर से ऊंचाई पर काम करो तो वर्किंग एट हाइट
का काम होता है। और वर्किंग एट हाइट में क्या होता है कि बैरिकेड करके आप नीचे में एक आदमी को स्टैंड बाय में रखिए जो खड़ा रहेगा, किसी को उसके बैरिकेड के अंदर नहीं आने देगा। फिर आप ऊपर काम करिए, फिर उसके बाद बैरिकेड हटा लीजिए। अगर जो ऊपर आप काम कर रहे हैं एक 1.8 मीटर से भी हाइट में, मान के चल बहुत हाइट में काम कर रहा है, नीचे खुला है, एक आग का बताया जाता ना कि एक नट भी गिर गया ना तो उसका वज़न बढ़ जाता है और बहुत दर्दनाक चोट लगेगा। चैनल सपोर्टिंग कर वहाँ गिर गया क्या करोगे, चोट बहुत ख़तरनाक होगा। तो ये होगा आपको हॉट वर्क समझ गए, वर्किंग एट हाइट समझ गया। सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग, कोई भी अगर क्रेन से कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लिफ्टिंग होता है, लिफ्टिंग किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लिफ्टिंग होता है, तो उसके दौरान क्या होता है, बैरिकेड जरूर होता है। वहाँ पर जो रिगर टीम है पूरा ट्रेंड होना चाहिए, रिगर सुपरवाइज़र होना चाहिए, उस एरिया को पूरा बैरिकेड किया जाता है ताकि उस एरिया के अंदर कोई ना जाए। और वहाँ पर रिगर का एक आदमी रहता है जो स्टैंड बाय में रहता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता है, उसमें ऑथराइज पर्सन ही जाते हैं। तो सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग इसी को कहते हैं। मेरे हिसाब से सब जान गए। तो 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ता है प्लांट के अंदर। इमरजेंसी में 3 को इमरजेंसी हो सकता है, मैं पिछले लाइव में बताया था। 3 इमरजेंसी में क्या है, नंबर फर्स्ट है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी बोलता है आपको रूम के अंदर किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो नंबर डॉक्टर का रहेगा, कॉल करोगे, कॉल तुरंत एम्बुलेंस आता है। फ्री में आता है भाई, फ्री में, 1 भी रुपया नहीं लगता है, फ्री में इलाज होता है। कंपनी के अंदर अगर जो मेडिकल फ्री है तो, अदरवाइज़ फिर आपका पैसा लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आए हैं, कैसे आपको जो ऑफर लेटर में इंक्लूड है। खाना पीना रहना, कपड़ा धो के कंपनी मिलता है भाई, कुछ कंपनी में क्या अपने से धोना पड़ता है। कपड़ा धो के कंपनी देती है, फिर भी कुछ लोग अपने धोते हैं, तो वह उसका अपना मर्जी है, वॉश कर सकता है भाई। हमने लॉन्ड्री में नहीं देंगे, हम अपने से वॉश करेंगे, वो आपका मर्जी है। तो मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी ज़रूरी है याद करना। फायर इमरजेंसी में फायर का नंबर याद करना है। आग लगे तो हम कैसे, जैसे कैंप के अंदर आग लग सकता है ना भाई, घर में हमारे आग लग सकता है तो कैंप में भी लगता है ना, तो वहाँ भी आग लगता है, तो वहाँ पे फायर इमरजेंसी ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में आता है क्या, गैस इमरजेंसी। गैस कहीं भी लीक हो सकता है प्लांट के अंदर है तो ये इमरजेंसी नंबर याद रखना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और मैं जो भी जानकारी दिया हूँ शायद आप लोगों को कुछ काम आ सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सपोर्ट करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल है नाजिर रिसर्च 2 नाम से है, यूट्यूब में जाकर नाजिर रिसर्च 2 लिखिएगा, फिर मेरा चैनल आ जाएगा और वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कहीं भी रहिए, काम करिए, सोशल मीडिया जुड़े रहिए, सोशल मीडिया से जुड़ना ज़रूरी है। पैसे कमाते रहिए मेरे दोस्त, बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत कुछ प्रोसेस है जेपी से रिलेटेड, मैं सवाल करो तो बहुत कुछ है, फिर हम बाद में मिलेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। ओके दोस्तों, मैं अपना चैनल दिखाता हूँ यूट्यूब पर और वहाँ कैसे आप सर्च करोगे मैं ये भी दिखाता हूँ। और आप लाइव में जुड़े हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।